नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्ययन अध्यापन को समर्पित मैं कमलेश शर्मा जान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों कि वैश्वीकरण होता क्या है, इस बात को समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। इसको समझने के लिए एक शब्द है, उसको समझना पहले ज़रूरी है। वह शब्द है उदारीकरण। उदारीकरण यानी लिबरलिज्म। आप सुन चुके होंगे ये शब्द को कि लिबरलिज्म क्या होता है। यानी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य को शुरू करने के लिए बहुत सारे, कोई उद्योग धंधा खोल रहे हैं अपन, चाहे कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं नया, तो उसके लिए बहुत सारे नियम बने होते हैं। उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनको करना पड़ता है। लेकिन अगर उन गतिविधियों को, लाइसेंस की प्रक्रिया को, ये सारी और कुछ जो भी बताए जाते हैं उनको क्या कर दिया जाए, सरल कर दिया जाए। उनको सरल कर दिया जाए और जो कठोर नियम है उनको उदार कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, तो उस छूट देने को ही क्या कहा जाता है, उदारीकरण। और अगर छूट देंगे तो वो फिर क्या होगा, व्यापक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई भी उद्योग धंधा, मान लीजिए कोई दुकान खोलने के लिए जो नॉर्म्स हैं, भाई दुकान की रजिस्ट्री होनी चाहिए, दुकान खुद के नाम होनी चाहिए, बिजली कनेक्शन खुद के नाम होना चाहिए, दुकान का ये सारी चीज़ होनी चाहिए। मान लो तो दुकान इतनी खुली नहीं पाएंगी है, और ये सारी चीज़ हटा दी जाए, क्योंकि रजिस्ट्री करवाएंगे तो पैसे लगेंगे, कनेक्शन करवाएंगे तो पैसे लगेंगे, और भी जो भी मान लो फिक्स शुल्क कर दिया जाए कि जो दुकान खोलेगा वो 1 लाख रुपए जमा कराएगा, तो दुकान ज़्यादा खुलेंगी कम खुलेंगी, कम खुलेंगी। और अगर ये सारी चीज़ें हटा दी जाए या बिल्कुल कम शुल्क कर दिया जाए तो दुकान क्या खुलेंगी, ज़्यादा। ठीक है। अब इसी तरह हमारे देश के अंदर पहले जो गतिविधियां थी, कोई भी उद्योग धंधा खोलना था तो उसको खोलने के लिए जो प्रक्रिया थी वो बहुत टफ थी, कठिन थी। अब क्या हुआ कि 1990 के बाद, यानी जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय देश के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री भी बने बाद में, तो वो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय सलाह दी, क्या दी, क्योंकि उस समय देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तो आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मनमोहन सिंह ने सलाह दी कि क्या करते हैं कि अपनी जो ये लाइसेंस की नीति है, ये जो अपना जो रवैया, कठोर रवैया है, उस कठोर रवैये को क्या कर दिया जाए, उदार कर दिया जाए। तो उसी का नाम क्या पड़ गया, उदारीकरण। क्या नाम पड़ा, उदारीकरण। अब उदारीकरण की नीति जब हमने अपनाई तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर कार्य करने लगी, भारत में आकर पैसा भी लगाने लगी, पैसा लेकर भी आई, वो यहाँ पर आकर इंडस्ट्रियां लगाई, क्योंकि लाइसेंस की नीति क्या कर दी, उदार कर दी। पहले इतना जितने नियम फॉलो करने पड़ते थे वो सारे नियम फॉलो, और इतने नियम नहीं रहे। तो अब बहुत सारी कंपनियां भारत में आई और भारत की कंपनियां बाहर गई। यानी आज हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो देश में, विश्व में कहीं भी मिल सकता है अपन को, पूरे देशों में। आज भारतीय किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं, किसी भी देश में जाकर कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, और कोई भी विदेशी भारत में आकर फैक्ट्री खोल सकता है, भारत में आकर व्यापार कर सकता है। किसके कारण हुआ ये, उदारीकरण के कारण। लेकिन उदारीकरण का रूप बड़ा हो गया, उदारीकरण का रूप बड़ा हो गया। आज कोई भी देश से अपन सामान मंगवा सकते हैं, अपन किसी भी देश में सामान बेच सकते हैं। इसी का ही नाम क्या है, वैश्वीकरण है। आई बात समझ में? देखिएगा, तो विगत कुछ वर्षों में भारतीय बाजार पूर्णतः क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। कुछ वर्षों का मतलब इसलिए कहा है कि 1990 से पहले ऐसा नहीं था। उदारीकरण ही 1991 में आया था, तो उदारीकरण आया, फिर उदारीकरण धीरे धीरे चलता रहा, फिर वैश्वीकरण उसके बाद में आया। तो मतलब हाली ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए भी, मतलब 20-25 साल हुए हैं ये मान लो। तो अब हमारे उपभोक्ताओं के सम्मुख वस्तुओं एवं सेवाओं को अनेक विकल्प हैं। आज
हिंदुस्तान का व्यक्ति जो कुशल है, कारीगर है, चाहे कोई किसी भी तरीके से एक्टिव है, वो काम करना चाहता है तो कहीं भी देश, कोई से भी देश में जाकर काम कर सकता है, अपनी सेवा बेच सकता है, तो अपना सामान भी बेच सकता है। और अपन विदेशी व्यक्ति को अपने यहाँ पर काम के लिए बुला सकते हैं और कारीगर वगैरह जो भी जिसके पास टेक्निक होगी वो कहीं भी बेच सकता है, इसका मतलब ये है। और इसी का ही नाम क्या है? वैश्वीकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण है। अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय का मतलब देश के। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था, हम माल को बाहर भेजते थे, तथा तैयार माल यहाँ आयात कर भारतीयों को बेचा जाता था। क्या होता था कि हम ब्रिटेन के अधीन थे, उपनिवेश था भारत, तो यहाँ से ब्रिटेन वाले क्या करते थे, जैसे कपास है, कपास मतलब ये आता है अपने डोडे, तो यहाँ से कपास को इकट्ठा करवाते और यहाँ से बेचते ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन से तैयार कपड़े लेकर आते, अब सस्ते में खरीदते और महंगे में बेचते। कच्चे माल को ले जाते और तैयार माल यहाँ पर लेकर आते, लेकिन बीच का मुनाफा कौन कमाते थे? फिर अंग्रेज। अगर ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री भारत में ही लगा दी जाए तो वो मुनाफा भारत में नहीं होगा क्या? मुनाफा भारत में होगा। इसी के लिए नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। भारत में ही बनाओ और भारत में बेचो, भारत में बनाओ, भारत में बेचो, और बच जाता है तो विदेश में भेजो, जिससे कि हमको इनकम होगी ज़्यादा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा माल विश्व स्तर पर उत्पादित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब पीछे अध्याय में बात कर चुके थे अपन कि वह कंपनी जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार करती है वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो वो कंपनी विश्व स्तर पर माल उत्पादन करती है और उसको क्या करती है? फिर बेचती है। और कब बेचेगी? जब वैश्वीकरण होगा। पहली बात, उदारीकरण नहीं होता तो वैश्वीकरण भी नहीं होता। आगे देखिएगा, तो ये उदारीकरण का मॉडल न केवल अपने देश ने अपनाया, सारे देशों ने अपनाया, जिससे कि अब कंपटीशन तो बढ़ा है लेकिन क्वालिटी भी बढ़ी है। इससे बढ़िया क्वालिटी की कोई भी चीज़ अपन ले सकते हैं, और बढ़िया क्वालिटी नहीं लो, सस्ता माल भी मिल जाएगा। क्वालिटी बढ़िया नहीं लोगे तो माल कैसा मिल जाएगा? सस्ता मिल जाएगा। मेड इन चाइना, मेड इन जापान के खूब बढ़िया, मतलब ये नॉर्मल सामान सस्ते मिल जाते हैं। देखिएगा, तो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से क्या करना? जोड़ना। मतलब एक जाल बन गया। इंडिया का संबंध पूरे देशों से है, दोब की तरह फैला हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब ये है, दोब चौं और जाड़े फैलाती है ना, इस तरह सब जगह जाड़े फैला रखे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टिव है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कम लागत वाले स्थानों पर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। वो देखते हैं जगह कि मान लीजिए जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसी जगह वो कंपनी लगा देते हैं, फैक्ट्री वहीं खोल दी। अब वो माल उनका क्या पड़ जाएगा? सस्ता पड़ जाएगा, तो मुनाफा बढ़िया होगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया जो निवेश है, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाते हैं ना उसको निवेश बोलते हैं। कोई भी अपन धंधा खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, कुछ भी, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपन, पैसा अपना खर्च होता है, उसको निवेश बोलते हैं। तो विदेशी निवेश कहलाता है। अब अपने यहाँ पर उस समय स्थिति खराब हो गई थी 1991-92 में, पैसा ही नहीं था हमारे यहाँ, फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे? तो जब ही तो उदारीकरण आया, उदारीकरण आया तो विदेशी कंपनियां भारत में आकर फैक्ट्रियां लगाई, फिर धीरे धीरे मजबूत हो गए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। उस समय बेरोजगार भी थे तो रोजगार मिल गया, डबल काम हुआ ना। और वे पैसा भी लेकर आए और अपने साथ मशीनें लेकर आए और अपने साथ कुशल कारीगर लेके आए, उससे हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने सीख लिया धीरे धीरे। तो विदेशी निवेश समझ गए, यानी अपना देश मान लो किसी दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करे, अपन को लगे कि इस क्षेत्र में अपन को फायदा हो सकता है तो उस क्षेत्र में अपन निवेश कर देते हैं।
जो कई प्रकार से किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिणाम स्वरूप दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर क्या हो रहा है, संबंधित हो रहा है। आज इंटरनेट की दुनिया है, कहीं भी किसी भी देश में बैठे बैठे यहाँ से भी व्यापार किया जा सकता है। पूरा विश्व आज एक गांव बन गया है। गांव में तो फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से नहीं मिलता है, लेकिन आज कोई से भी देश में बैठा व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे बात कर सकता है, आसानी से मिल सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। कोई से भी देश में अपन व्यापार यहाँ से बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो पूरा विश्व आज एक गांव छोटा सा होकर रह गया, सिमट गया है। विदेशी व्यापार और बाजारों का क्या हुआ, एकीकरण। कैसे, देखो, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का क्या है, माध्यम है। विभिन्न देशों को आपस में जोड़ना। अगर स्वदेशी का मतलब तो होता है अपने ही देश में बनाओ और अपने ही देश में खपत करो, है ना। और विदेशी व्यापार तो फिर बहुत सारे देशों में हो सकता है ना। विदेशी व्यापार घरेलू बाजार यानी स्थानीय बाजार, अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों का एक क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि माल कहाँ बिकेगा, जहाँ लेने वाले होंगे, लेने वाले कहाँ होंगे, जहाँ पब्लिक ज़्यादा होगी। पब्लिक ज़्यादा कहाँ है, दो ही देश हैं, फर्स्ट नंबर पर चीन और सेकंड नंबर पर भारत। तो कोई भी विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो देश हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी जगह को खोजते हैं कि माल लेने वाला तो होना चाहिए, इसलिए वो कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं। देखिएगा, तो अतः विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। अब अपना मुख्य प्रश्न आ गया कि वैश्वीकरण क्या है। समझ तो आ गया कि वैश्वीकरण क्या है। किसी भी देश का, एक देश का विश्व के सभी अन्य देशों के साथ जो संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध, अर्थव्यवस्था में तो व्यापारिक संबंध ही होंगे, उन संबंधों का नाम ही क्या है, वैश्वीकरण है। क्लियर। देखो, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं होंगी तो वैश्वीकरण भी नहीं होगा। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक कौन सा है, कि वैश्वीकरण कैसे बनता है। देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला यानी बढ़ाने वाला, कैसे वैश्वीकरण बढ़ा, उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, एक तो क्या, परिवहन, और एक क्या, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब इंग्लिश में टेक्निक। अब जो तकनीक है, उस तकनीक से ही तो आज यहाँ भारत में बैठा एक व्यक्ति किसी भी देश में व्यापार कर सकता है, कि तीव्र उन्नति हुई है। और उस तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी की उन्नति से ही तो क्या हुआ है, वैश्वीकरण तीव्र हुआ है। यहाँ उत्प्रेरक शब्द आया था, तो उसी से ही तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी क्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वैश्वीकरण को बढ़ाया किसने, तकनीकी ने। ठीक है, हाँ। इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का मतलब इंटरनेट वगैरह जो सारी चीज उसमें आती है, कि उन्नति इससे भी क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन के साधन तो सामान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। भाई, विदेश का कोई सामान भारत में लाना है, भारत का सामान विदेश में पहुंचाना है, तो परिवहन के साधन तो होने चाहिए। उसके साथ में क्या भी होने चाहिए, संचार प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का क्या किया, उदारीकरण। आ गई बात समझ में। उदारीकरण को अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर उदारीकरण नहीं होता तो वैश्वीकरण भी नहीं होता। भारत में 1991 की नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, खोल दिया। खुली अर्थव्यवस्था, सारे सिस्टम क्या कर दिया, ओपन कर दिए, कि कोई भी आओ, कोई भी बनाओ, कोई भी बेचो। तो उससे क्या है कि रोजगार तो मिला कम से कम। तो तथा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश यानी बाहर का पैसा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट हो। हालांकि इस पैसे के निवेश से फायदा भी उनको ही होता है, क्योंकि जो जितना इन्वेस्ट करेगा वो उतना लाभ भी लेगा। साझेदारी पड़ी होगी ना, लाभांश,
तो इन्वेस्ट करेगा जो ही तो लेगा। लेकिन हमारे यहाँ भी तो कुछ चीज़ है उसकी, एक तो मान लो कोई बढ़िया अपने दुकान के बगल में एक कोई बढ़िया दुकान खुल गई, अपने कपड़े की दुकान है, और कपड़े की दुकान दूसरी खुल गई, बताओ अपना धंधा कम होगा ज़्यादा होगा? कम नहीं होगा। जितनी ज़्यादा दुकान होंगी धंधा उतना ही ज़्यादा होगा। कंपटीशन में धंधा क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब सुनो कि विदेशी कंपनी आई तो भारत की कंपनी क्या करेंगी? क्या थाली बैठ जाएंगी, घर बैठ जाएंगी? नहीं बैठेंगी ना। अब न्यू सोचेंगे या का बस आपनो धंधो पिटनो नहीं चाहे, नहीं बात खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे? और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो भारत वालों ने और ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत की तो और विकास हुआ, और बढ़े, पीछे नहीं आगे, सकारात्मक दृष्टिकोण से। तो विदेशी निवेश से प्रतिबंधों को काफ़ी हद तक क्या कर दिया? हटा दिया, जिससे विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश का क्या हो गया? उदारीकरण हो गया। और यही प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अब विश्व की वह संस्था जो विश्व के सारे देशों के व्यापार को मैनेज करती है, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इस विश्व व्यापार संगठन को पूछा भी जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में है। और स्थापना कब हुई होगी? तो उदारीकरण कब हुआ? 1991 में, तो इसके बाद ही तो हुई होगी। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? WTO की। ये प्रश्न भी याद हो गया। देखो, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या बनाना है? उदार बनाना है। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का भी क्या करता है? निर्धारण करता है। अब प्रश्न ये बनता है कि WTO मैनेज करता है व्यापार को, विश्व व्यापार को। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हो गई। और WTO जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर? मुख्यालय कहाँ पर है? तो जनेवा। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि उदारीकरण का और वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मुख्य रूप से तो अपन ने समझा ही यही है कि जब भारत में आर्थिक तंगी थी 1991-92 में, तभी तो हमने इस मॉडल को भारत में अपनाया है। और उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो इसीलिए तो हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, समझे? तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी चीज, भाई ज़्यादा दुकान होंगी ना, तो जैसे जो दुकान पे सुले है ना, तो को बढ़िया लगे जो दुकान पे सुले, सस्तो देवे वहाँ पे सुले। और अगर दुकान एक ही होएगी तो महंगो भी देखो और जो सामान है वही लेनो। और दुकान ज़्यादा होंगी तो क्वालिटी की तो चीज़ छांटो और सस्ता दे उससे ले। ठीक है। तो इससे फायदा हुआ है नुकसान? फायदा हुआ। गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाएं मिलने लगी हैं। सेवाओं का मतलब बढ़िया से बढ़िया, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, कोई मास्टर है पढ़ाने वाला बढ़िया है तो बढ़िया से बढ़िया मास्टर से पढ़ो। आजकल सारी सुविधा है। तो भारत में अधिकांश क्षेत्र में विदेशी निवेश में क्या हुई? वृद्धि हुई। होना ही है, क्योंकि भारत तो एक वो जगह है जहाँ पर हर को ये दिखता है कि यहाँ से लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि यहीं तो बेचने का, अरे जहाँ बाजार होगा वहीं तो बेचेंगे। तो भारत तो विश्व का दूसरा बड़ा बाजार माना जाता है। चीन से भी बड़ा बाजार है भारत। चीन में तो जैसे कपड़े की बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल से कोई सी भी चीज़ का एक उदाहरण दे रहा हूँ, कपड़े का। अपन क्या करते हैं और चीन वाले क्या करते हैं? चीन वाले एक कैंडिडेट होगा तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़े होंगे, और अपने पास एक के पास 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 15 जोड़ी, 20 जोड़ी भी है। जूते इसी तरह, चप्पलें ज़्यादा हैं। अब वहाँ उनके वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी वहाँ पर उपभोक्ता है ना वो कम है, और अपने यहाँ पर खरीदनी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो उपभोक्ता, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा हुआ फिर? भारत ही हुआ। तो हर कंपनी, हर विदेशी कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भारत को ढूंढती है। माल बिकेगा यहीं तो बिकेगा। नवीन प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्निक का आगमन हुआ और
तथा भारतीय क्या क्या फायदा हुआ भारत को, ये बता रहे हैं क्या क्या सकारात्मक परिणाम मिले। तो अच्छी गुणवत्ता की और सस्ती वस्तुएं मिली, अधिकांश क्षेत्र में विदेशी निवेश हुआ, नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई। मैंने कहा था घर थोड़ी बैठ जाएंगे, घर नहीं बैठेंगे, टक्कर देंगे बराबर से। और वैश्वीकरण से भारत के कई उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए, नहीं कर पाएगा तो बैठेगा घर। और अगर मैदान में उतरना है तो मैदान में उतरोगे तो टक्कर तो देनी पड़ेगी। नहीं कर पाए तो उन्हें क्या भी हुई, हानि हुई, हानि होगी अगर टक्कर नहीं दोगे तो बराबर से। अरे भाई जमाना बदल रहा है तो जमाने के अनुसार तो बदलना पड़ेगा। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या हुआ, संघर्ष। संघर्ष मतलब न्याय संगत वैश्वीकरण। वैश्वीकरण तो हो लेकिन क्वालिटी वाला हो, बढ़िया हो, मतलब बेईमानी ऐसी, मतलब धोखा नहीं हो किसी के साथ। आज कोई भी चीज़ बढ़िया से बढ़िया मंगाओ, छांट कर मंगाओ, और धोखा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कंपनियां जो है ऑनलाइन भी बेच रही हैं, वो सुविधा देती हैं कि 7 दिन में आप माल को वापस भी कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण से देश के सभी लोगों को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो गरीब तबका था उसको इतना फायदा नहीं हुआ। अतः वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने की क्या है, आवश्यकता है। वैश्वीकरण के दौर में देश के लोगों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। समस्त जनता का संरक्षण होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण क्या है कि उदारीकरण का जो बड़ा रूप उभर कर सामने आया, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप जो सारी विश्व की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी और खुली, उसी का ही तो नाम क्या है, वैश्वीकरण। अगर वैश्वीकरण के जस्ट विपरीत समझें तो एक शब्द होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब यह है सीमित करना, और वैश्वीकरण का मतलब क्या है, खोल देना, बड़ा करना। इसके लिए थोड़ा सा अलग है, एक राष्ट्रीयकरण शब्द है, एक निजीकरण शब्द है। अब राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का मतलब क्या है थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से समझना। कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, और वो कंपनी अगर फायदे में चल रही है, क्या चल रही है, फायदे में चल रही है, तो उसको क्या करता है, वो निजी होते हुए भी सरकार उसको अपने अधीन ले लेती है। फायदा हो रहा है ना उससे, अच्छा फायदा मिल रहा है, तो उसको सरकार अपने अधीन ले लिया, राष्ट्र ने अपने अधीन ले लिया, मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया। और अगर कोई कंपनी है, कोई क्षेत्र है जो फायदे में नहीं चल रहा है या कम चल रहा है, या उसका सिस्टम ढीला है, और वो सिस्टम ढीला होने की वजह से वो क्या करते हैं, उसको प्राइवेट क्षेत्र को दे देते हैं। कौन से क्षेत्र को? प्राइवेट क्षेत्र को दे देते हैं। प्राइवेट वाले उसमें बढ़िया काम करवाते हैं। सस्ता तो श्रमिक लगाएंगे, सस्ता आदमी लगा के और बढ़िया काम लेंगे। 10,000 का आदमी भी वही काम कर देगा जो वहाँ पर 70,000, 80,000, 90,000 लेता है। इसलिए गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, निजी क्षेत्र को बेच देती है। समझ गए? अगर सीधा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं, और भी सीधा एग्जाम्पल यह है कि जैसे सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल 10वीं तक की है, उसमें 15-16 मास्टर लगे हुए हैं, और मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख तक या इससे भी अधिक सैलरी है। मतलब वो सरकारी स्कूल को 1 महीने का जो खर्चा है चलाने का, वो लगभग 20 लाख रुपए का है। लगभग कितने का? 20 लाख रुपए का खर्चा है। अगर कोई आदमी यूँ कहे कि मैं इसको 10 लाख के खर्चे में चला दूंगा और बढ़िया रिजल्ट लो, तो गवर्नमेंट दे देगी कि नहीं दे देगी? क्योंकि वहाँ 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहाँ 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। रिजल्ट बढ़िया लो, क्वालिटी बढ़िया लो, कोई दिक्कत। इसको क्या कहेंगे? निजीकरण। निजी क्षेत्र को दे दिया, उसका ही नाम क्या है, निजीकरण। तो यहाँ पर क्या क्या शब्द समझ में आए? उदारीकरण समझ में आया, वैश्वीकरण समझ में आया, राष्ट्रीयकरण समझ में आया, निजीकरण समझ में आया, और क्या प्रभाव पड़ता है इससे ये भी समझ में आ गया। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी अगली वार्ता नेक्स्ट क्लास में होगी।